लिखा गया है, बहुत कुछ फिक्शन से बाहर लिखा गया है, और लेकिन ये महसूस होता है कि बहुत कुछ लिखना बाकी है जो लिखा नहीं गया, मगर उसको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो इन तमाम पहलुओं को देखते हुए हम एक बात ये कह सकते हैं कि अगर आज का जो मौजू है वो मौजू बयानिया के बजाय अलमिया होता तो ज्यादा बेहतर था। बयानिया भी कम अहम नहीं है, ये नैरोटोलॉजी का हिस्सा है जो जदीद अदबी थ्योरी से ताल्लुक रखती है, लेकिन अलमिया के तौर पर ही पेश किया है। चाहे हमारे वो अफसाना नगार हों जो मुहाजिर बनकर हिंदुस्तान से बाहर गए, या वो अफसाना नगार हों जो शरणार्थी बनकर हिंदुस्तान में आए, या वो किरदार हों हमारे अफसानों के जो ज़हन और शऊर के मालिक हैं, या वो हो जिनकी ज़हनी सलामती और ज़हनी सेहत पर सवालिया निशान लगा दिया जा सकता है, जैसे टैक्सिंग, ये सब उसको मुस्तरद करते हैं। कोई बड़ा हमारा अफसाना निगार, फिक्शन निगार ऐसा नहीं है जिसने तकसीम की हिमायत की हो और उसकी हिमायत में दलीलें दी हो। एक तकसीम एक साजिश थी जो थोप दी गई हिंदुस्तानियों पर। जो लोग ये कहते हैं हमने पाकिस्तान लिया, उनसे भी मैं इत्तेफाक नहीं करता। जो लोग ये कहते हैं कि इन लोगों ने मुल्क को तकसीम किया, मैं उनसे भी इत्तेफाक नहीं करता। यहाँ महाराष्ट्र के गवर्नर थे पीसी अलेक्जेंड्रा साहब, राज्यसभा के मेंबर भी रह गए थे। इट वॉज हैश्ड इन 1914, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दरमियान ये साजिश यूरोप में रची गई थी। तो एक एजेंडा था जिस पर वो डिवाइड एंड रूल के तहत वो काम कर रहे थे, और उसी का नतीजा है कि मुल्क हमारा तकसीम हुआ। लेकिन इस तकसीम के बावजूद हमारे यहाँ की जो इंसानियत थी वो जागती रही, हमारी तहजीबी कदरें जागती रही, हम एक दूसरे से मिलते जुलते रहे। अभी मैं कलकत्ता गया था, मगरिबी बंगाल उर्दू एकेडमी ने एक लेक्चर देने के लिए मुझे बुलाया, तो जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था वहाँ बहुत से ऐसे लोग नजर आ रहे थे कि मुझे जरा तजस्सुस हुआ कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए। मालूम हुआ कि गाड़ी भर भर के बांग्लादेश से लोग आते हैं इलाज के लिए यहाँ पे। उस सरहद पर ही उनको वीजा वगैरह का कुछ इंतजाम किया गया, बड़ी आसानी से आते हैं, बड़ी आसानी से आते हैं। तो अलग होकर भी हम पूरे तौर पर अलग नहीं हुए हैं, और यहाँ हिंदुस्तान में ऐसे वाकयात हो रहे हैं कि एक होकर भी हम बहुत से मकामात पर एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाते हैं, या ऐसे वाकयात होते हैं जिनकी वजह से हमारी रूह को तकलीफ होती है। ये एक अलमिया है, और इसी अलमिया को कदीम अफसाना निगारों ने भी जो 1947 के आसपास थे, या आज के अफसाना निगार हैं, या करीब जमाने के जो अफसाना निगार हैं वो भी बयान करते रहे। हम इसको अलमिया कहेंगे, इसको बयानिया कहने में हमको थोड़ा सा रिजर्वेशन है, थोड़ा तरद्दुद है। अब जैसे लाजवंती का नाम आया, राजेंद्र सिंह बेदी का एक बहुत अच्छा अफसाना है। अब लाजवंती एक इंसानी नफ्सियात की बात होती है कि वो एक शख्स है, सुंदरलाल, वो अपनी बीवी को मारता है, पीटता है, तकलीफें देता है, सब कुछ करता है, लेकिन जब वो अगवा कर ली जाती है या वो गायब हो जाती है और फिर वो उसकी बाजियाफ्त होती है, तो वो बिल्कुल बदल चुका है। वो अपनी उसी बीवी से जिसको कभी वो मारा करता था, वो कहता है कि भाई क्या वो मारता तो नहीं था जिसके साथ तुम थी? तुम कहती नहीं वो मारता तो नहीं था, लेकिन मुझे उससे डर लगता था, और तुम मुझे मारते थे लेकिन मुझे तुमसे डर नहीं लगता था। ये इंसानी नफ्सियात है, अपने और बेगाने के हवाले से जो देखने का जो मामला है जो हर इंसान के अंदर है, ये सब उजागर होता जा रहा है। तो इन पूरे बुरे लम्हों में ये पूरी ट्रेजेडी है, पूरा अलमिया है, और तक़सीम हिंद की नफ्सियात को हम पूरे तौर पर मुस्तरद करते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी नफ्सियात इत्तेहाद की है, ये अपनी दाखिली कुव्वत की बुनियाद पर उन हमलावरों को मुस्तरद करती रही है, पसपा करती रही है जो बाहर से हमलावर होते रहे हैं। ये उन तखरीब पसंद कुव्वतों को भागने पर मजबूर करती रही है जो फायदा उठाने की कोशिश करते थे, और कुछ लोग जो थे इसको बढ़ाने की कोशिश करते थे। उन लोगों के दाम में हम आ गए। इंसानी नफ्सियात को हम ज़हन में रखते हैं तो ये तक़सीम का अलमिया नहीं हो सकता था, और उसको अगर हम पूरे तौर पर बताते तो वो नफरत ना होती जो तक़सीम का नाम लेकर आज फैलाई जा रही है। मिसाल के तौर पर मैं एक छोटा सा वाकया बता रहा हूँ आपको कि 1947 में मुल्क तक़सीम हुआ, और हमारे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जिम्मेदारों ने कहा कि भाई ये अच्छा मौका है, हम चल के शरणार्थी कैंप में अपने लोगों को देखेंगे,
और जो मदद हम कर सकते हैं वो करेंगे। वहां वो गए तो वहां उन्हें एक लड़का मिला 6-7 साल का। उस लड़के को लेकर आए, पढ़ाया, दाखिला दिलाया, उसकी रिहाइश का इंतजाम किया, उसके अखराजात की कफालत की। एक दिन उनको मालूम ये हुआ कि ये लड़का मुस्लिम बच्चों के साथ नमाज पढ़ने जुमे की चला जाता है। उसको बुलाया, चलो बेटा तुम जुमे की नमाज पढ़ने कैसे चले जाते हो? उसने बोला सब जाते हैं तो हम भी चले जाते हैं। छोटा बच्चा है, अब उसको फर्क नहीं मालूम था। वो हिंदू खानदान का बच्चा था, उसका नाम हिंदू था, तो उसको वहां की जिम्मेदारियां वहां के शेखुल जामिया और जो दूसरे लोग हैं उससे एक कबर्ड के एक हिस्से को उसके लिए मुख्तस कर देते हैं और देवी देवता की तस्वीर लगा दी जाती है और उससे कहता है तुम यहाँ आके अपनी जो पूजा पाठ जो कुछ कर रहा है वो करो, तुम हिंदू हो। तो एक मुस्लिम इंस्टीट्यूशन में मुसलमानों के दरमियान एक बच्चे की इस तरह परवरिश की जाती है। वो अभी हम 2-4 साल पहले तक कनाडा में वो साहब जिंदा थे और जामिया में कुछ ऐसी तकरीब होती थी तो उसमें बाकायदा शिरकत किया करते थे या पैसे भेजते थे या ऑनलाइन शिरकत किया करते थे, तो उनको हमने देखा है ऑनलाइन। तो ये बहुत से ऐसे पहलू हैं जो नहीं आए। हिंदुस्तान में मुल्क तकसीम हो गया, एक हिस्सा उधर चला गया, एक हिस्सा इधर रह गया, क्या बड़ा हिस्सा इधर रह गया। और ये जो हिस्सा है ये उस रवायत की तजदीद करता रहा है, तहफ़्फ़ुज़ करता रहा जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान की ख़ुसूसियत, जो तकसीम को कबूल नहीं करती, जो नफरत में यकीन नहीं करती, जो किसी को अलग थलग करने या आइसोलेट करने में यकीन नहीं रखती। लेकिन यहाँ जो है मुस्लिम फ्री गांव का नारा दिया गया, यहाँ मुस्लिम बच्चे को खुद भी पीटा गया, दूसरे से भी पिटवाया गया, यहाँ नकाब का मसला उठाया गया। ये गैर जरूरी चीजें या पॉलिटिकल एजेंडे पर काम करने वालों ने उस माहौल को जिंदा करने की कोशिश की जिसकी वजह से तकसीम होती है। हम तकसीम के मुखालिफ हैं और उन असबाब के मुखालिफ हैं जिन असबाब की वजह से इस किस्म के वाकयात जोर पोसे होते या जिनकी वजह से तकसीम का वाकया रूनुमा हुआ। हम उसको मुस्तरद करते हैं और आइंदा इस किस्म की किसी तकसीम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। जी शुक्रिया।